Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. How are you? I hope so you are fine. Students, our first lecture is about operation on set on page number 6. Here is the some important definitions and some important points जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं. What is a set? First of all, जैसा कि आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास सेट क्या है, उसको किस तरह से उसकी क्या डेफिनेशन है, तो मैं यहाँ पर उसे एक बार रिपीट कर देता हूँ. सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. मुख्तलिफ और वाज़िया अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है. हम लोग यहाँ पर इसे उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखी गई है 1, 2, 3, 4 दीज आर द नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, और इसे इनक्लोज किया गया है एक ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, अगर आप लोग इसे ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करोगे तो ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म नहीं होगी, ये हमारे पास एक सेट नहीं होगा. 1, 2, 3 और 4 जो हमारे पास सेट के अंदर लिखे गए हैं ये सारे के सारे उसके मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, और हर मेंबर को कॉमास के साथ दूसरे से अलग किया जाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेट के अंदर सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो हमारे पास ये है और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ और मेंबर ऑफ. मतलब तीनों में से कोई भी हम लोग इस पर इस सिंबल के लिए हम लोग नेम यूज़ कर सकते हैं. हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड. सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, कितने उसके मेथड है, या किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है. We have the three types of a set to represent. First is the descriptive form. Second is the tabular form, and third is the set builder notation या set builder form. Descriptive form के अंदर हम लोग किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं. सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे और उसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ नहीं करते. वह हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है. जैसा मैंने यहाँ पर लिखा A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वर्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एक सेट जिसे हम लोगों ने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. सेट को डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स के साथ. मैंने यहाँ पर ए लिखा, आप लोग कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं. टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास सेट को डिजिट्स में, एलिमेंट्स में, अल्फ़ाबेट्स में हम लोग उसे लिखते हैं और यहाँ पर हर एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमर्स का यूज़ भी किया जाता है. द थर्ड इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारे पास सेट को एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म में लिखा जाता है. C इज इक्वल टू एक्स सच डैट. दिस सिंबल इज यूज फॉर सच डैट. X इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. What are the types of the sets? सेट के कितनी टाइप्स होती हैं, अब हम लोग यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट. एम्प्टी जैसा कि हमारे पास नाम से पता चल रहा है, खाली सेट. जिस सेट के अंदर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट का नाम देते हैं. एम्प्टी सेट इज दैट सेट विच हैव नो एलिमेंट. और इसके लिए हम इसे इस तरह से जो है शो करते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ कर्ली ब्रैकेट को लिखते हैं और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा होता. अगर हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ नंबर. द नेक्स्ट सिंबल इज यूज फॉर द एम्प्टी सेट और वो हमारे पास है फाई का. द नेक्स्ट वन इज द फिनिट सेट. फिनिट सेट लिमिटेड नंबर्स या काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड द फिनिट सेट. अगर किसी एक सेट के अंदर हमारे पास काउंटेबल नंबर हों तो उन्हें हम लोग फिनिट सेट का नाम देते हैं. यहाँ पर सेट में लिखा है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. दीज नंबर्स आर द काउंटेबल, सो इट्स अ फिनिट सेट एग्जाम्पल. द नेक्स्ट वन इज द इनफिनिट सेट. इनफिनिट सेट D इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये मेरे पास जो डॉट्स हैं हम लोग इन्हें सो ऑन को जाहिर कर रहे हैं, शो करते हैं. और इसका मतलब होता है कि हमारे पास सेट 1 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड कहाँ पे है इसका हमें कुछ भी पता नहीं है. तो अनलिमिटेड नंबर्स या इनफिनिट नंबर्स आर कॉल्ड द इनफिनिट सेट. डिसजॉइंट का मतलब होता है जोड़ना. किसी एक चीज़ में किसी एक
एलिमेंट का दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होना, लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट है, इट मीन्स डैट कि किसी एक नंबर का भी आपस में कॉमन ना होना, उसका एक सेट है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक और सेट है C इज इक्वल टू 5 6 7। नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन दैम, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए मेरे पास ये एक डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट का दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होना, उसे ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल E इज इक्वल टू द सेट ऑफ A B C एंड F इज इक्वल टू द सेट ऑफ B D F। आप लोग देख रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले सेट के अंदर भी B है और सेकंड वाले सेट के अंदर भी B है, दोनों के अंदर हमारे पास एक जो एलिमेंट है वो कॉमन है, इट्स अ ओवरलैपिंग सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स सेम नहीं होते। इक्विवेलेंट सेट, फॉर एग्जांपल आवर फर्स्ट सेट इज द G इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेकंड सेट इज द F इज इक्वल टू A B C। बोथ आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो इसलिए मेरे पास ये एक इक्विवेलेंट सेट है जिसमें एलिमेंट सेम नहीं होते लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। इक्वल सेट, H इज इक्वल टू ABC एंड I इज इक्वल टू CAB। आप लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स है वही सेकंड वाले में है, लेकिन सिर्फ उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो इट्स अ इक्वल सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। द नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए ऐसा सेट हम लोग इसमें कहेंगे जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज वी हैव द फर्स्ट सेट इज द 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 एंड 4, और मेरे पास इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक अलग से जो मेरे पास सेट है थर्ड वाला सेट जिसे मैंने U के साथ शो किया हुआ है। U मीन्स डैट द यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं बाकी दोनों सेट्स के। सबसेट, सबसेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें फर्स्ट वाले सेट के सेकंड वाले सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उससे सबसेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। आप देखें कि A के सेट के सारे एलिमेंट्स B वाले सेट के एलिमेंट्स के जो सेट हमारे पास है उसके अंदर मौजूद हैं। सो A इज़ दी सबसेट ऑफ B जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद हैं। A इज द सबसेट ऑफ B, इट इज़ द सिंबल used for the subset. This symbol is used for subset. The next one is the superset. Superset ऐसा सेट को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट के दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद हों, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो बड़ा सेट होता है उसे हम लोग सुपरसेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। आप देखें कि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद है लेकिन A के कुछ एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो A वाला जो सेट है वो हमारे पास B वाले से बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे A इज द सुपर सेट ऑफ द B। A सुपर सेट ऑफ B। द लास्ट वन इज द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो हमारे पास सेट है उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद होता है, लेकिन एक कम से कम एक एलिमेंट जो है वो उसमें से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू ए बी एंड F इज इक्वल टू ए बी सी। C जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे E इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ F, क्योंकि E के सारे एलिमेंट F के अंदर मौजूद हैं। सो E इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ F। ओके क्लास, नोट ऑन दिस लेक्चर। God bless you. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Our second lecture is about operations on sets. Here is some more important definitions about sets. The first one is the equivalent set. Equivalent set is that set which have number of elements are same. ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट सेम ना हो, उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू A B C एंड B इज द सेट ऑफ 1 2 3। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं।
It means that it's a equivalent set. The second one is the union of set. यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग देखें कि यूनिटी एक इंग्लिश वर्ड भी है जिसमें हम लोग लिखते हैं इत्तेहाद, मुत्तहिद होना। तो इसी तरह से यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट मीन्स डैट के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मिलाकर एक सेट बना देना, उन्हें यूनियन ऑफ द सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4। आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट है वो दोनों के अंदर सेम है, 2 and 2 and 3 and 3, ठीक है। हम उन्हें दूसरे यूनियन के अंदर 1 टाइम राइट करेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1 2 3 and 4। हम लोग इन्हें 2 टाइम राइट नहीं करेंगे। अगर आप उसे 2 टाइम राइट करोगे तो वो एक सेट नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। दी नेक्स्ट वन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट राइट द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन एलिमेंट्स। हम लोग सिर्फ उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। A इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू द सेट ऑफ 2 and 3। यहाँ पर भी देखें 2 और 3 है और यहाँ पर भी 2 और 3 है। और इंटरसेक्शन के अंदर दिस सिंबल इज यूज फॉर द इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। U को उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, उसे उल्टा कर दे, हमारे पास वो इंटरसेक्शन बन जाता है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू द सेट ऑफ 2 3 एंड 2 3। हम उसे राइट कर देंगे 1 टाइम, तो हमारे पास वो एक से इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट चाहे वो कॉमन ना हो। डिसजॉइंट सेट इज दैट सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू द सेट ऑफ A B C एंड B इज इक्वल टू E F G। आप लोग देखें कि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, सो इट्स अ डिसजॉइंट सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस का मतलब आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हुए हैं। डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के मीनिंग में लिया जाता है। आप लोग इसे यहाँ पर देखेंगे दो सेट्स की सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2। आप लोग देखें कि यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ पर भी B सेट में भी 2 मौजूद है। हम लोग इसका डिफरेंस को किस तरह से शो करेंगे, A डिफरेंस ऑफ द B। ये जो हमारे पास सिंबल है इसे हम लोग डिफरेंस के मीनिंग्स में लेंगे, डिफरेंस के लिए यूज़ करेंगे इसे हम लोग, या हम लोग इसे माइनस का सिंबल भी दे सकते हैं। A over B and A minus B इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1 and 3। 2 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी मेरे पास जो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स होंगे मैं सिर्फ उन्हें राइट करूँगा 1 and 3, तो मैंने यहाँ पर 1 and 3 लिख दिया। अगर मेरे पास 2 के अंदर सेकंड सेट के अंदर मेरे पास कुछ और एलिमेंट्स भी होते तो मैंने उसे राइट नहीं करना था, सिर्फ मैंने फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को ही राइट करना था जो रिमेनिंग में 1 and 3। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वर्ड जो है वो यूनिवर्स से है, जैसे उसके अंदर सब कुछ होता है, इसी तरह से यूनिवर्सल सेट के अंदर भी सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन्हें यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ A इज इक्वल टू AB एंड B इज इक्वल टू EF, ठीक है। तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसे डिनोट किया जाएगा U के साथ, U इज इक्वल टू A B C D सो अप टू Z। आप लोग देखें कि हमारे पास जो सेट है वो A से स्टार्ट हो रहा है और Z तक जा रहा है, और इसके अंदर ये वाला सेट भी मौजूद है और ये वाला सेट भी मौजूद है, सो इट्स अ यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू AB एंड द सेकंड सेट इज़ द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A B C D, ठीक है। तो मैं इस यूनिवर्सल सेट में से A के सेट को माइनस कर दूंगा, लाइक टू दिस U माइनस A, और इसे डिनोट किया जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। दिस सिंबल इज यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A के ऊपर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ये A कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। U माइनस A इज इक्वल टू C एंड D। इसमें से में से A B माइनस हो गए, बाकी मेरे पास रिमेनिंग में बच गए C D, तो मैंने उसे यहाँ पर C D लिख दिया। इट इज़ द सेट ऑफ द A कॉम्प्लीमेंट। द नेक्स्ट इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन को पिक्टोरियल मतलब डायग्राम की फॉर्म में डिनोट करना, लिखना, जाहिर करना, उसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास दो सेट्स में से किसी एक एलिमेंट का, कम से कम एक एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है। ओवरलैपिंग सेट इज दैट सेट विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट।
Let A is equal to A, B, C, D and second set is B is equal to C and D. आप लोग देखें C और D और C और D सेम है, इसलिए हमारे पास ये जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स में. Not on this lecture and do practice at home. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Our third lecture about the operations on sets. Open your books and come on page number 8. Cardinal number of the set. क्लास यहाँ पर आप लोगों ने बुक के ऊपर जो चीज़ मैं यहाँ से बोलूँगा आपने उसे हाईलाइट करना है ताकि आप लोग उसे अपने एग्ज़ाम्स में या आप लोग उसे घर बैठ के अच्छे से प्रिपेयर कर सको. कार्डिनल नंबर्स ऑफ दिस सेट में कार्डिनल नंबर क्या होता है? हमारे पास एक सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उन्हें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, द कार्डिनल नंबर इज़ द 3. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. आप लोग इसे साथ साथ हाईलाइट करते जाएँ. द नेक्स्ट इज़ द सिंबल यूज्ड इन अ सेट. हमारे पास जो जो यहाँ पर सिंबल यूज़ होंगे आप लोगों ने उन्हें भी अच्छे तरीके से करना है. आगे उनके मीनिंग भी राइट हैं और उनके एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ठीक है, तो आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. द नेक्स्ट इज़ द कॉमन पेज नंबर 9 एंड हेयर इज़ द 1-to-1 correspondence between the set of kite and the set of children. अभी मैंने आप लोगों को बोर्ड पे बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक इक्विवेलेंट सेट है और इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है, जिसमें एक सेट का एक एलिमेंट सेकंड सेट के दूसरे एक एलिमेंट के साथ जो है वो अपना कॉन्टेक्ट करता है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. तो यहाँ पर व्हेन ईच नंबर ऑफ द सेट मैच one and the only one member of the other set, there is 1-to-1 correspondence between the two sets. Sets that can be paired 1-to-1 correspondence are called the equivalent set. यही मैंने आप लोगों को बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया था एग्जांपल्स के साथ. Sets that cannot be paired in 1-to-1 correspondence are called the non-equivalent set. ऐसे सेट जो 1-to-1 correspondence ना बनाएं किसी दूसरे सेट के साथ उसे नॉन इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है. यूनियन ऑफ द सेट. यूनियन ऑफ द सेट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो उसे हम लोग यूनियन ऑफ द सेट बोलते हैं. अ सेट containing all the elements of A and B is called the union set of the set A and B. हमारे पास वो यूनियन सेट कहलाएगा जब हम लोग A सेट के और B सेट के दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो एक थर्ड वाले सेट के अंदर लिखेंगे. इक्वल सेट सेम एलिमेंट्स एंड इक्वलेंट सेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इक्वल सेट जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, जबकि इक्वलेंट सेट जो होता है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं. An element that is common both sets is written once at the union set, not twice. उसने कहा यूनियन सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई एक एलिमेंट जब वो कॉमन आ जाता है तो उसे 1 टाइम राइट किया जाता है, उसे 2 टाइम्स राइट नहीं करते. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. इंटरसेक्शन ऑफ द सेट. इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हमारे पास क्या होता है कि जस्ट राइट द कॉमन फैक्टर्स. हमारे पास दो सेट्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हें राइट किया जाता है. अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ द सेट ए एंड बी. द नेक्स्ट इज द नॉन एम्प्टी सेट दैट हैव नो मेंबर इज कॉमन बिटवीन इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट. उसने कहा नॉन एम्प्टी सेट के अंदर अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट का नाम देंगे. द नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ द सेट. डिफरेंस ऑफ द सेट के अंदर हमारे पास कि दो सेट्स का आपस में क्या डिफरेंस है. जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हें राइट किया जाएगा. द डिफरेंट सेट्स ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी. जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे हम लोग सिर्फ उन्हें राइट करेंगे, वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द सेट्स होगा. The next one is the A by B
इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द ए। मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है वो ए के बराबर होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमारे पास वो एक उसका प्रॉपर सबसेट है। द डिफरेंस सेट ए और बी इज द सबसेट ऑफ ए। द नेक्स्ट इज द b by a is the proper subset of the b. The difference set b over a is a subset of the b. The next is the universal set. Universal set के अंदर मैंने आपको बताया कि सारे एलिमेंट्स, सारे सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। A set containing all the elements under consideration is called the universal set. Universal set is represented by u. यूनिवर्सल सेट को u के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट में से हमने किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे, उसका डिफरेंस देख लें। इफ़ ए सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ द गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड इट्स कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार, या उसके ऊपर अगर आप छोटा सा सी लिख दें तो वह भी कंप्लीमेंट को ही शो करेगा। वेन डायग्राम, पेज नंबर 12। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। अगर हमारे पास एक सेट है और उसके हम लोग वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास उसकी जो डायग्राम के फॉर्म में हम लोग उसका जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसे हम लोग वेन डायग्राम का नाम देंगे। आप लोग यहाँ नीचे एग्जांपल में भी देख रहे हैं, हमारे पास ये एक वेन डायग्राम, इसे किस तरह से बनाएंगे ये आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। पेज नंबर 13। सेट्स डेट हैव नॉन नल इंटरसेक्शंस आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट जो है दो सेट्स में वो कॉमन आना चाहिए, उसे हम लोग ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी बोर्ड पर राइट करके दी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। Hello friends, let's have a look at these images. What do you think about them? We have a bunch of keys, a school of fish, a group of letters, a pile of books, and a bunch of flowers. The one thing that can be seen in common is that everything is in the form of a group or set. And well, that's our topic for today. Sets. But what exactly is a set? A set can be formed of anything that can be well defined or distinct. Now, let's see what do we mean by well defined or distinct. Let's take an example. A set of numbers from 1 to 10. Now, this is well defined. You can list all these numbers also, right? So, this can be a set. Let's consider another example. A set of smart students or a set of generous people. Can this be considered as a set? No, not exactly, right? Because here, smart or generous cannot be defined or measured, or we can say that these are relative terms because the meaning of these words will change from individual to individual. Hence, we cannot make a set of these situations. Let's take a simpler example. A set of all the letters that comes after T. So what all letters will be there? U, V, W, X, Y and Z. Yes, so this can be also called as a set, right? Let's see a few of these examples if we can form a set of them or not. The first is states of India. So can we form a set of this? Yes. Because there are 29 states in India and you can list all of them. The second one is strong students in a class. Well, this cannot be a set because strong is a relative term. But suppose here if I'll add a condition like students who weigh more than 50 kg in a class are to be considered as strong.
Can now this be formed a set? Yes, because now we have a number, a quantity, or a well-defined and distinct property that we can use and form this set. Right? Let's see the next one. Students who have scored 70% and above in the last semester? Yes, you can form a set of this. Collection of great people in the world. Again, great is a relative term and we cannot form a set of this. So I hope by now you know what are sets and in which conditions we can form a set and cannot form a set. Let's move to the next step. So how do we present these sets? There are two different ways to write these sets. One is listing method or also known as roster method. The second is rule method or known as set builder method. Let's see what listing or roster method is. If I want a set of all letters in the word mathematics, then how will I write it? Well, this is a very simple method. Let's look at this in a little more detail. All the letters in the brace or curly brackets are known as elements. A or any letter can be used to represent this set. However, there's one tiny mistake that is there in this set. The elements in this set are never repeated. Every element appears just once in a set. Hence, the solution of this set of all the letters in the word mathematics will be A is equal to curly brackets M A T H E I C S curly brackets closed. This is how we present a set in a roster method or a listing method. Now since just we have listed all the letters is the reason why it is known as a listing method. Next can be a set of all the days in a week, a set of all the rainbow colors, etc. We have also been studying sets in few of our previous grades. It's just that we never knew that they are sets, like a set of natural numbers, a set of whole numbers, a set of integers, etc. Sets are used in a variety of places in mathematics, but we'll see that in the future sessions. So now I believe you can make any set using the listing method. Now what happens if I ask you to form a set of all the whole numbers between 0 to 10,000? Can we use this listing or roster method to list all these whole numbers till 10,000? No, right? Hence, we have this rule method or set builder method. Now since we are building a particular set, instead of writing all the elements in the set, this is known as a set builder method. Now a set using set builder method is written like this and is read as A is a set of all x such that x belongs to whole numbers and x is a whole number between 0 to 10,000. Now, was this a little difficult? Let's try another set. Now, can we represent the set of all letters in a word mathematics in the form of a set builder form? Well, yes. Let's name this set as B. B is a set of all x such that x is the letter of the word mathematics. Every set can be represented in the set builder form. Try a few of these sets in the form of listing as well as set builder method. Now, why this method is known as a rule method? Now here we can see that we have added certain conditions in this set. This is the reason why this is also known as a rule method. So till now we have seen that what is a set, things that can form a set, and ways to represent these sets. In our coming sessions, we will see what are the different type of sets and also about the Venn diagrams. I hope this session was useful to you. If you have liked this session, please hit the like button. Do comment down your queries and don't forget to subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon and never miss another update from Let's Tute. Till then, keep watching, keep learning.
Thank you. We look at just two simple sets in this video. Set P, which has 1, 2 and 3 as its elements, and set Q, which has 1, 2, 3, 4 and 5 as its elements. Understand the elements well. This has 1, 2 and 3, and this one has 1, 2, 3, 4 and 5. This is a part of this, and that's why we say set P is a part of set Q. And we learnt in the previous video that part of also means subset. So we can say that set P is a subset of set Q. Do we have a symbol to represent this? Yes, it's written like this. P is a subset of Q. The letter U is sleeping on this line. So when is P a subset of Q? Set P is a subset of set Q when every element in P is also present in Q. Look at the elements. Every element in P is also present in Q. But this statement raises a new query. Look at sets C and D. Set C has 4, 5 and 6 as its elements, and set D has 4, 6 and 5 as its elements. Both the sets have the same elements, which makes them equal. But every element in set C is also present in set D. Based on the definition, we can say that set C is a subset of set D. This also tells us something more. It tells us that every set is a subset of itself. P is a subset of P, Q is a subset of Q, and so on. For some reason, this does not seem entirely correct, and that gave rise to a new concept of proper subset. Look at sets P and Q. Set P is a part of set Q, but there is at least one element in set Q which is not present in set P. We say that set P is a proper subset of set Q. This sign indicates proper subset. And this tells us that all elements of P are present in set Q, but there is at least one element in Q which is not present in P. We can see that 4 and 5 are not present in P. So that's the concept of a proper subset. Sometimes it is also referred to as the strict subset. Can we say C is a proper subset of D? Think about it. That would be incorrect since there is no element in D which is not a part of C. There has to be at least one such element. That's the only difference between a subset and a proper subset. Just one last thing we need to understand. Just as we say P is a proper subset of Q, we can also say that set Q is a superset of set P. This symbol is used to represent superset.